हेलो क्लास 7। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर 2 को। और हमारा चैप्टर है राजा और उनके राज्य। तो इस चैप्टर में और इस वीडियो में हम लोग बस उन्हीं पॉइंट्स को देखेंगे, उन्हीं टॉपिक्स को देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। रेस्ट टॉपिक को या पोर्शन को हम लोग छोड़ देंगे, इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। और इससे पहले कि अगर पार्ट्स को आपने नहीं देखा है तो 1 2 3 4 पार्ट्स को आप देख लें। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर राजा और उनके राज्य। कह रहा है 7वीं सदी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ और 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख वंशों को यहाँ नक्शे में दिखलाया गया है। मीन्स 7वीं से 12वीं सदी तो कौन कौन हो सकते हैं? तो राष्ट्रकूट है, पाल है, और आपको साउदर्न इंडिया में चोल देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं चाहमान भी है और गुर्जर प्रतिहार भी है। तो ये सब बॉर्डर यहाँ से दिखलाया जा रहा है इन लोगों का। तो ये प्रमुख 3 वंश हैं, इनका हम लोग नाम याद रखेंगे, लेकिन इस चैप्टर में चोल पर ज़्यादा जोर दिया गया है तो उसको भी हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से उसका उदय होता है। यहाँ कह रहा है नई राजवंशों का उदय, ये नए राजवंश किस प्रकार से उभर के आते हैं। तो कह रहा है कि 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े बड़े भूस्वामी या योद्धा सरदार का वजूद आया। मीन्स उनको मान्यता मिलने लगा, किसके द्वारा? तो राजाओं के द्वारा। अब राजा इनको क्या चीज़ का मान्यता दे देते थे? या तो मातहत कहा जाता था या सामंत के रूप में मान्यता इनको दिया जाता था। किनको? जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे या बड़ा बड़ा दबंग टाइप का लोग जो गांव का हुआ करता था या किसी क्षेत्र का हुआ करता था, उनको मातहत या सामंत का रूप मान्यता दिया जाता था या स्टेटस दिया जाता था। किनके द्वारा? तो राजाओं के द्वारा। और बदले में राजा उनको ये ऐसा उपाधि क्यों देते थे? तो बदले में राजा का उम्मीद ये होता था कि वे उनके दरबार में आएंगे, उन राजाओं के दरबार में आएंगे, उनके लिए उपहार लाएंगे, उनको खुश करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ युद्ध में उनको सैनिक भी प्रोवाइड करेंगे या सैन्य सहायता भी प्रोवाइड करेंगे, देंगे। लेकिन क्या होता है, शक्ति ज़्यादा संगठित हो जाता है तो वो अलग रूप ही धारण करता है। ये सामंत या मातहत जब ज़्यादा शक्ति हासिल कर लेते थे कभी कभार, तो ये अपने आप को महासामंत कहते थे या महामंडलेश्वर कहना शुरू कर देते थे। महामंडलेश्वर का अर्थ होता है पूरे मंडल का महान स्वामी। और कभी कभी तो हद तब हो जाता था जब इससे भी ज़्यादा शक्ति उनके पास हो गया तो वे अपने आप को राजा के आधिपत्य से स्वतंत्र ही घोषित कर लेने का दावा करते थे। कहते थे कि वो राजा के अधीन नहीं है, वे स्वयं स्वतंत्र हैं, एक राज्य है ना, उनका अपना एक क्षेत्र है जहाँ के वो मालिक हैं। और इस तरह का उदाहरण आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो इस तरह का एक बेहतरीन उदाहरण जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन में, वो मिलता है दक्कन में। यह उदाहरण है दक्कन में राष्ट्रकूटों का। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। तो ये पॉइंट रख लीजिएगा दिमाग में कि किसके अधीनस्थ थे राष्ट्रकूट? तो चालुक्यों के माने अधीन थे। और उनका क्षेत्र क्या था? तो दक्कन था। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान, अब देखिए ये प्रधान रहा है, दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और उसे हराया भी, और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया, जिसके बाद जाति परिवर्तित हो जाता है। एक ऐसा विधान था कि अगर आप क्षत्रिय कुल में जन्म न लिए हों और फिर भी यह यज्ञ कर लेते हैं तो आप माना जाएगा कि आपका पुनः जन्म हो गया क्षत्रिय में। तो ये अनुष्ठान किया उसने और अपने आप को राजा घोषित कर लिया। आगे की कहानी को तो आप देखे ही होंगे किसी न किसी बुक में या कहीं ना कहीं। आगे कह रहा है कुछ अन्य उदाहरण में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपने राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब मयूर शर्मन का चर्चा किया जा रहा है, और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शास्त्र को अपना लिया। क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। देख रहे हैं किस प्रकार से ब्राह्मण से वो क्षत्रिय हो गया है ना। इस प्रकार से आप थोड़ी देर पहले आपने उदाहरण देखा कि किस प्रकार से चालुक्य की अधीनता को त्यागते हुए दंती दुर्ग भी शासक बन जाता है और हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करता है, जिसके बाद उसकी जाति में परिवर्तन आता है। वहीं आप एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र देखेंगे, इसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। राष्ट्रकूट मतलब ये भले ही अपने से पहले वाले चालुक्य को हराया हो, लेकिन शासन व्यवस्था में निपुण था। आप ये देख सकते हैं 15 गुफा 15 है, तो याद रखिएगा गुफा 15 किससे जुड़ा हुआ है? तो राष्ट्रकूट से जुड़ा हुआ है, उनकी कला को प्रदर्शित करता है। अब राज्यों में प्रशासन के बारे में है, तो यहाँ पर हम लोग शुरू में ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे कि क्या है, क्योंकि हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो बस यही ध्यान में रखेंगे कि इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की हुई, कुछ ने त्रिभुवन चक्रवर्तीन
है ना। मैंने तीनों भुवनों का स्वामी अपने आप को घोषित कर लिया और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। तो उपाधियों के बारे में पूछा जाता है तो याद रखिएगा, महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्तीन, है ना, ये सब उपाधि हैं। आगे कह रहा है, इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ साथ ही किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। मतलब ये डिसेंट्रलाइजेशन इन सत्ता का विकेंद्रीकरण को दर्शा रहा है कि किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को उसमें सम्मिलित करने का काम किया जाता था। आगे हम लोग देख रहे हैं कि इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए कहा जाता है, मतलब टैक्स के रूप में दिया जाता था या लगान मानकर वसूला जाता था। और क्योंकि प्राप्त करने वाले भूस्वामी होने का दावा करता था, राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। मीन्स वही टैक्स के बारे में वर्णन कर रहा है यहाँ पर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इंटरेस्ट के लिए भी, कि तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। मतलब 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलता है। कर को बता रहा है यहाँ पे कि कितना माने ज़्यादा संख्या में कर था। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेट्टी। तो ये याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि वेट्टी किसके शासन काल में लिया जाता था। तो चोल के शासन में काल में लिया जाता था। और वेट्टी किस प्रकार का है, परीक्षा में पूछता है तो आपको याद रखना है कि जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। मतलब पैसा नहीं है कि आप पैसा दे दिए, आपको श्रम दान देना है ना। वेट्टी वही है, यानी जबरन श्रम। और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने का भी कर होता था। खजूर या तार के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर भी कर लगता था। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए भी कर लगता था। तो ये सब कर के बारे में बताया है यहाँ पर। वेट्टी को याद रखना है किस प्रकार का है, तो श्रम है एक प्रकार का, जो श्रम के रूप में आपको देना है। आगे कह रहा है, राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। जो बड़े बड़े लोग हैं, राजा के इर्द गिर्द रहने वाले हैं, उन्हीं में से किसी को उस टाइप का अधिकारी बना दिया गया। प्रायः वंशानुगत होती थी, माने वंशानुगत है, आज आप हैं तो आप कल आपका बेटा हो गया, इस प्रकार से। सेना में भी ऐसे ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी इन ओहदों पर होते थे। मीन्स जो राजा का अपना फैमिली का मेंबर होगा वही बड़े बड़े पदों पर रहा करता था। करा प्रशस्तियों और भूमि अनुदान के बारे में यहाँ पर है, जिसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नागभट्ट के बारे में कह रहा है, संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। मतलब नागभट्ट से संबंधित एक आपको प्रशस्ति कहाँ मिलता है, तो ग्वालियर में मिलता है। बस इतना ध्यान में रखना है। आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। मतलब उसके बारे में पूरा कसीदा पढ़ा गया है, जिस पर हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ कह रहा है, कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। तो प्रशस्ति इसीलिए होता है, कुछ लोग सकारात्मक इस्तेमाल भी किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने बड़ाई के लिए यूज करते थे। आगे कह रहा है, राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिया जाता था। तो हो सकता है कि कागज़ की जगह पर क्या दिया जाता था उस समय, तो आप बोलेंगे कि उस समय ताम्रपत्र पर ही सील मोहर ये जो भी होता होगा लिख करके दे दिया जाता था एज अ सबूत कि आपको ये दान में ज़मीन दिया जा रहा है। तो ताम्रपत्र का चर्चा किया है, ताम्रपत्र को ध्यान में रखेंगे, कुछ भी पूछ देता है तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब देखिए ताम्रपत्र पर क्या होता था, तो उन पर राजसी मुहर लगी है, यह बतलाने के लिए कि यह एक प्रामाणिक दस्तावेज है ना। तो दस्तावेज पेपर ना होकर के ताम्रपत्र हुआ करता था, सॉलिड रहता था कि ज़्यादा दिन तक रख सके। अब भूमि के साथ क्या क्या किया जाता था, मतलब जो भूमि दान में मिला ब्राह्मणों को या किन्हीं को जो दिया गया, उस भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था, इस पर वर्णन कर रहा है। तो भूमि पर कह रहा है, यह चोलों के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। कहीं ना कहीं तमिल भाषा में लिखा हुआ वह अंश मिला होगा जिसमें भूमि दान के साथ साथ किया जाता है वो। तो कह रहा है कि जो राज अधिकारी था वो कह रहा है कि हमने मिट्टी के मेरे बनाकर, साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ है, क्या क्या चीज़ है उस भूमि पर, तो फलदार वृक्ष है, पानी है, भूमि है, बगीचे हैं, फलोद्यान है, पेड़ हैं, कुएँ हैं, खुली जगह है, चारगाह है, एक गांव, बाउंडी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियों, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर, मतलब आप समझ रहे हैं इतना चीज़
उस ज़मीन में उसको मिल रहा है चोल वंश के समय में, तो ये कम बड़ा बात नहीं है। आगे हम लोग नहर वगैरह है, ये सब है, हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हम पढ़ करके बता दिए कि इतना चीज़ मिल रहा है, बागीचा वगैरह सब लगा हुआ मिलता है, ज़मीन घेरा हुआ मिलता है, हर चीज़। आज हमको सरकार जो ज़मीन रजिस्ट्री कर दी है उसको घेर कर भी नहीं देती है। तो आप समझ सकते हैं अभी से ज़्यादा उन्नत था, क्योंकि विवाद कम हुआ करता होगा उस समय, क्योंकि जो आपका चौहद्दी है ज़मीन लेने के बाद, उस चौहद्दी को भी सुनिश्चित कर दिया जाता था राजा के द्वारा या राज अधिकारियों के द्वारा करवा दिया जाता था, तो इससे विवादें कम होती थीं। लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है। आगे कह रहा है 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया है जिसे कलहन कहते हैं, ये जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। तो याद रखिएगा, इसे कलहन नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कलहन ने अपने वृतांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के इतिहासों समेत अनेक अन्य स्रोतों के इस्तेमाल किए। मतलब कह रहा है ये जो किताब लिखा गया है इसमें कश्मीर के राजाओं के बारे में इतिहास दर्ज है, जितने भी राजा आए होंगे उनका इतिहास है। कलहन अपना वृतांत लिखने के लिए क्या क्या चीज़ का सोर्स इस्तेमाल करता है, तो शिलालेख, दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शी, प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। मैंने प्रशस्ति में तो आप देखे हैं कि राजा के बड़ाई के बारे में होता है, लेकिन यहाँ पर कलहन क्या करता है, कलहन लिखने के समय आलोचनात्मक नीति रखता है। मीन्स राजा की बुराइयाँ कमी है तो उसको दिखलाता है, प्रदर्शित करता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था, क्योंकि उस समय माना जाता था कि सारे लोग चापलूस होते हैं, जो राजा की चापलूसी करते हैं। तो ये चापलूस नहीं था, है ना, क्योंकि यह आलोचनात्मक रवैया भी रखता था। आगे धन के लिए युद्ध कह रहा है, कह रहा है एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कन्नौज नगर एक वांछनीय क्षेत्र था। इसको पर कंट्रोल करने का सारे शासक प्रयास करते थे, खासकर 3 के बारे में कह रहा है। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासकों सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है, ट्राइपेटाइट सेटलमेंट या बैटल जो भी कहें। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। मीन शासक थे, कोई शासन कर रहा है तो अपने स्टेटस को, प्रोस्पेरिटी को, अपना नाम को विख्यात करने के लिए मंदिरों का, भव्य भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिर को टारगेट भी करते थे। ये बेकार था, ये अच्छा नहीं था। तो आप समझ गए ना, ट्राइपार्टाइट सेटलमेंट जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, किनके बीच में हो रहा था, तो गुर्जर, राष्ट्रकूट और पाल के बीच में हो रहा था। आगे क्या कह रहा है, अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक है। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासन है। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर उपमहाद्वीप पर 17 बार, 1000 से लेकर 1025 ईस्वी तक 17 बार हमला करता है ये बेवकूफ़। और उसका निशाना क्या था, तो संपन्न मंदिर था, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। बताइए बदतमीज को। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। आज भी बालू का बना हुआ है वो, कुछ नहीं हो सकता है इन सब का। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे। चौहान के बारे में बात कर रहा है। चौहान तो प्रसिद्ध शासक थे, है ना, काफ़ी लड़ने वाला बोल्ड आदमी था। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहाँ उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192, जिसने मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को तराइन के युद्ध में 1191 में हरा दिया। यहीं पे वो हरा के छोड़ दिए बेचारे, है ना, यही गलती कर गए। लेकिन दूसरे ही हाल में 1192 में उसके हाथों हार गए। छोड़ना नहीं चाहिए था, मार देना चाहिए था। चोल राज्य, नज़दीक से एक नज़र हम लोग चोल राज्य पर देखेंगे। कह रहा है उड़ैयूर से तंजावुर तक, मतलब शासन के क्षेत्र को साथ दिखा रहा है। आगे क्या है कि चोल वंश सत्ता में कैसे आए, तो कह रहा है कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से एक प्रसिद्ध छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। कावेरी डेल्टा रीजन में वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। मातहत मतलब सामंत थे। उड़ैयूर के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हरा दिया और डेल्टा पर कब्जा जमा लिया। उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुम्भ सूदिनी मंदिर का निर्माण कराया। तो मंदिर है, स्टेटस अपने प्रोस्पेरिटी को, अपने दबिश को दिखाने के लिए था, तो मंदिर भी बना दिया, लगे हाथ, शुभ काम। अभी देख सकते हैं चोल वंश का साम्राज्य बड़ा मजबूत शासन था ये, और वंश भी था, अच्छा था ये। तो आगे देख रहे हैं कि विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी मुल्कों को, इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूप में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बन गए, मैंने सबको धर के पकड़ लिया। राज के बारे में कह रहा है। देखिए, राज प्रथम
जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। 985 में राजा बना और उसी ने इसमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपना विस्तार किया। तो बस इतना ध्यान में रखिएगा, राजराज वन जो था वह किस वंश से जुड़ा हुआ था, तो आप याद रखिएगा चोल वंश से जुड़ा हुआ था, राजराज प्रथम। आगे कह रहा है राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इस अभियान के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आप राजेंद्र प्रथम का नाम याद रखिएगा कि जल सेना बनाने वाला चोल शासक कौन था, तो राजेंद्र प्रथम था। श्रीलंका पर हमला करने वाला शासक कौन था, तो राजेंद्र प्रथम था। तो ये इस प्रकार से ध्यान में रखना है। आगे भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला कह रहा है कि इन दोनों क्षेत्र में भी यह बहुत ही आगे था यह वंश। कह रहा है राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगाईकोंडा चोलापुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से भी चमत्कार है, मतलब काफ़ी निपुण थे इन सारे कामों में, उच्च स्तर पर था इनका ये। कह रहा है चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं में गिनी जाती है। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखिएगा। जो कांस्य प्रतिमा है किस राजवंश से जुड़ी हुई है, तो चोल वंश से जुड़ी है। बाकी आपको इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट देखने को नहीं मिलेगा। कृषि और सिंचाई की चर्चा यहाँ पर करता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है चोल वंश का। और याद रखिएगा चोल वंश के लिए स्थानीय शासन व्यवस्था जो है, प्रणाली, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ द चोलाज वे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता ही है इस टॉपिक से, तो आपको उसको भी ध्यान में रखना है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में अगर चर्चा आए और ऑप्शन में चोल दिख जाए, मार दीजिए, सोचिए बिल्कुल नहीं। तो कृषि और सिंचाई के बारे में कह रहा है कि चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुई, नए विकास के माध्यम से संभव हुई। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती हैं। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिसे किनारों पर, मतलब कावेरी नदी का इस्तेमाल करके सिंचाई की व्यवस्था को दुरुस्त किया गया हुआ था। जहाँ पर नहीं था ज़्यादा अच्छा, तो उसको डेवलप करने का कोशिश किया गया था। किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा हो जा रही थी, उसके कारण शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता था। मतलब एक चीज़ कि चावल की खेती पर जोर देते रहे होंगे। दूसरा चीज़ कि उन समय कावेरी के आसपास का क्षेत्र रहा होगा चोल। और तीसरा चीज़ इरिगेशन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। तो ये तीन चीज़ याद रखना है। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध भी बनाए जाते थे, मतलब एम्बैंकमेंट वगैरह या ये सब चीज़ों का भी निर्माण वो करना जानते थे और करवाते थे अच्छे से। तो ये उनके डेवलपमेंट वर्क्स में आ गए। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएँ खोदे जाते थे, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए जाते थे। और आगे क्या कह रहा है, स्मरण रहे कि सिंचाई के लिए काम में योजना की जरूरत होती थी, श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन सब को अच्छे ढंग से करना। आगे साम्राज्य का प्रशासन, अब प्रशासन के बारे में बोल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि किसानों की बस्तियां जो उड़ कहलाती थी, याद रखिए किसानों की बस्तियां को उड़ कहा जाता था, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध होती गई। ये उड़ जो है धीरे धीरे डेवलप करता गया। अब इस तरह के गाँवों के समूह को नाडू कहते थे। मैंने सबसे छोटा इकाई उड़ हो गया, उसके बाद क्या आ गया, नाडू, है ना। उड़, कुछ उड़ मिला होगा तो बना नाडू। जैसे कुछ सेल मिलके टिश्यू बन जाते हैं, उसी प्रकार कुछ उड़ मिलके नाडू बन गया। अब ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे, ध्यान में रखना है। आगे कह रहा है धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के काम काज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल हो गया था। धनी किसानों को, जो बड़े किसान रहे होंगे, है ना, सरकार के आदेशानुसार, मैंने सरकार कहने का मतलब वो राजा के आदेशानुसार नाडू के काम काज को देखा करते थे। अब नाडू क्या है, तो उड़ का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ उड़ है, जहाँ पर एक से ज़्यादा उड़ होंगे। उड़ में से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुविंद वेलन मने अरैयार जैसी उपाधियाँ दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। अब ये सब पद का नाम है, याद रखना है, अरैयार, मुविंद वेलन, है ना। तो ये सब उपाधि दिया जाता था राजा के द्वारा, है ना। इनको, ये जो भूस्वामी थे, जो बड़े बड़े किसान रहे होंगे। भूमि के प्रकार के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, याद रखना है, एकदम लिख लीजिए इसको कि चोल अभिलेखों के भूमि की विभिन्न कोटियों मिलते हैं, जैसे वेलन वगाई, जैसे गैर ब्राह्मणों को, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ब्रह्मदेह ब्राह्मणों को उपहार में दिए जाने वाला जमीन का टुकड़ा, शाला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, देवदान मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, पल्ली चंदम जैसे स्थानों को, जैन संस्थानों को दी जाने वाली भूमि। जो ये भूमि की टाइप है, परीक्षा में पूछ सकता है, आराम से याद कर लीजिए इसको।
आगे हम लोग क्या देखते हैं, प्रत्येक ब्रह्मदेव की देख रेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करते थे। इनके निर्णय शिलालेख में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर दर्ज करा दिए जाते थे। नगरम के बारे में कहा है, नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। नगरम एक ग्रुप था व्यापारियों का जो शहर में प्रशासनिक काम करने का भी काम करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपूट जिले के उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। ठीक है, तो याद रखिएगा, अभिलेख के बारे में चर्चा किया गया है। चिंगलपूट जिले के उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेख, चिंगलपूट। अब इसमें बताता है कि सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनका नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर, मतलब लॉटरी सिस्टम है, तालपत्र के छोटे टिकटों में लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिया। कोई छोटा लड़का को बुला लिया और बोला कि उठा लो एगो। अब जिसका लॉटरी लग गया उसका काम बन गया, वो बन गया इसका सदस्य वगैरह। आगे कह रहा है कि अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसे भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भूमि राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। आज ज़्यादा बेहतर व्यवस्था उस समय रहा होगा। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। अभी तो कहीं खोजना ही नहीं है ईमानदारी। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी भी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं होगा। यहाँ तो 5-5 बार आप कुछ भी हो जाइए। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते में जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। देखिए, संबंधी को भी नहीं छोड़ा है, बेईमानी करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इस राज्य में कैसा रहा होगा, है ना। मतलब साधारण लोगों के बारे में नहीं लिखा है। लेकिन 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरियापूरन में से एक उदाहरण लिया गया है, किस प्रकार से साधारण जीवन को दर्शाने का प्रयास इसमें किया गया है एक उदाहरण के जरिए। तो ये था। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आप चोल वाले पोर्शन को अच्छे से पढ़ेंगे, साथ ही इस चैप्टर को ध्यान से देखिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी करिए, क्योंकि इतने कम समय में आप एनसीईआरटी को कवर नहीं कर सकते हैं। और क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, क्या पढ़ना है, ये हम आपको बताएंगे। तो इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू।